हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th के भूगोल की किताब में आज हमारा चैप्टर है इकाई 1 के चैप्टर में भाग का देखेंगे, जिसमें से हम प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से आज हमारा यही टॉपिक होगा, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं क्या क्या आता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंस है और हम इसे बहुत आसानी से और आसान शब्दों में यहाँ पर जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन जिसमें से आता है भूमि संसाधन। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्टि करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। अर्थात यहाँ पे बताया गया कि भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है। मनुष्य जहाँ पे जो भी चीज़ें या मनुष्य की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है वह एक संसाधन के तौर पर जाना जाता है। हम भूमि पर कृषि वानिकी भी कर सकते हैं, और हम भूमि पर पशुचारण भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, और यहाँ पे भूमि पर ही खनन और वन्य जीवन का परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं, ये सारी चीज़ें भूमि पर संपन्न होता है। इसीलिए हम इसे यह एक मौलिक संसाधन भी है और यह भूमि संसाधन भी कहा जाएगा। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। तो भूमि क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधन के लिए एक समझ सकते हैं कि ये एक विनाश का कारण भी है। और यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। जैसे यहाँ पे मैदान देख सकते हैं कितने प्रतिशत पाया जाता है, 43% भाग पे मैदान है। वही पर्वत देखा जाए तो 30% भाग पे मैदान है और 27% जो है ये पठार है। धीरे धीरे मैदानी भाग क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मैदानी भाग ख़त्म भी हो रहा है, इसलिए भूमि संसाधन की कमी भी हो रही है। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि हैं। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के कारण 43% भाग पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती हैं। ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा के कोष संचित हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बात यह है कि अगर मैदानी भाग देखा जाए तो अपने भारत में कितना भाग मैदानी है, तो 43 भाग ऐसे हैं जो मैदानी भाग है। फिर उसके बाद 27% भाग पठार से घिरा है और 30% भाग जो है जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। मृदा निर्माण मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या ऊपरी पतली परत जो होती है, ये मृदा कहलाती है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो है मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो जो
मिट्टी या मृदा जो होते हैं ये किस प्रकार के संसाधन हैं? ये नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय वो भी प्राकृतिक संसाधन है। ये न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। तो कौन? मिट्टी जो है विभिन्न प्रकार के समुदायों का पोषण पालन भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, अर्थात मिट्टी में निहित जो उर्वरताएं होती हैं, जो उर्वरक पाए जाते हैं, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को एक प्रभावित करती हैं और देश को नियति का भी निर्धारण करता है। नियति में भाग्य का भी वो मिट्टी देश की भाग का निर्धारण भी करता है। इसके नष्ट होने के साथ साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक जीवंत तंत्र भी कहा जा सकता है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। भूगोलविद इस अत्यंत धीमी प्रक्रिया को मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिट्टी होती है इसका निर्माण लाखों वर्षों लग जाते हैं। लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में। चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक कई सारी क्रियाएं इसमें संपन्न होगी, तब जा कर के मृदा का निर्माण होता है। उसी में मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, कैसे हो सकता है? तो उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान के द्वारा, जलवायु के, वनस्पतियों के द्वारा, जैव पदार्थ, खनिज लवण और समय है। इसमें ये सब इसके मृदा के निर्माण के प्रमुख कारक इसके अंतर्गत आता है। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं। मतलब तापमान परिवर्तन है ना, जैसे कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहायक करती हैं। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव अर्थात ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अर्थात मिट्टी के निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जैव और अजैव क्या हैं? अजैव में जैसे मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये सारे आते हैं, जैव होते हैं जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। और जैव जो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सब मिट्टियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व जो होते हैं उनके रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं मृदा के प्रकार अर्थात मिट्टी के प्रकार के बारे में जानते हैं। भारत के उच्चावच भू-आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से 6 प्रकार की मृदाएं विकसित होती हैं। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी भारत में विकसित है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर इनका वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। अब हम अगर देखा जाए भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती, तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर इनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं और इनके एक के बारे में आइए जानते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें जानेंगे इसमें किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं और जलोढ़ प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है ये मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या सी मृदा है?
जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और भारत का मैदान जो है, मैदानी भाग में जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार देखने को मिलता है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा निर्मित उल्टा डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के भारत में 64 मतलब कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा भी का निर्माण जलोढ़ मृदा से ही जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा का गठन जो होता है ये बालू, सिल्ट, मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। तो जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है, रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी के ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे कि द्वार, चौर, तराई में आमतौर पर मिलती है। इनके कणों में घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। एक है पुराना एवं नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे हम बांगर कहते हैं। और बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है। खादर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, लेकिन बांगर जो होती है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। पुराने जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है और इसे हम बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है और परिणामतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा रहता है। मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए बहुत ही यहाँ पे घनत्व इनका सबसे ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ये मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब जानेंगे काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के अलावा प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी की बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रैगूर भी है, अर्थात काली मृदा को हम रैगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो काली मृदा जो है, काली मृदा इस मिट्टी का रंग काला होता है। किसके कारण? तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण इसका रंग काला होता है। और काली मृदा का प्रयोग कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में
विस्तृत है और इस मिट्टी का निर्माण मूल सेलोयुम ज्वालामुखी के बैसाल्ट लावा के विघटन से हुआ। इस मृदा का स्थानीय नाम रैगूर भी है। क्या है? इस मृदा का नाम रैगूर भी है। और इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, किंतु गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। तो इस मृदा में क्या पाया जाता है? तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और इस मृदा में जो है कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है काली मिट्टी में। और ये शुष्क या गर्मी मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, जो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु गीली होने के साथ ही मृदा चिपचिपी हो जाती है, जो उतना संभव हो पाता है। मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा में हम गन्ना हुआ, प्याज, गेहूं, फलों की खेती के लिए यह अनुकूल मानी जाती है। अब हम यहाँ से देखेंगे लाल एवं पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मृदा के रूप में ये ग्रेनाइट, नीच जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इसका विस्तार भारत की कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरक का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फलों का उत्पादन किया जाता है। तो लाल एवं पीली मृदा के क्या महत्वपूर्ण गुण हैं? अगर देखा जाए इस मृदा का जो विकास देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है, अर्थात लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात ये मृदा पीले रंग की हो जाती है और इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए ग्रेनाइट, नीच जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इसका विस्तार भारत के कुल भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार अगर देखा जाए ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार के क्षेत्र में है। जैव विविधता की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का जो प्रयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है।
और इसमें हम कौन सी फसल उगाते हैं? तो चावल हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, मक्का हुआ, मूंगफली, तंबाकू, फलों का उत्पादन कर सकते हैं। लेटराइट मिट्टी, तो ये लेटराइट मिट्टी का ये चौथा प्रकार है। लेटराइट शब्द की जो उत्पत्ति अगर देखा जाए कहाँ से हुआ है, तो लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टैलर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। तो लेटराइट मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक है। अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंची सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीकी के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी की शब्द की जो उत्पत्ति देखा जाएगा तो ये लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार की मिट्टी का जो विकास होता है ये उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये भारत में इस मृदा का विस्तार देखा जाए तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंची सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। ये मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर होती है। किसके कारण कठोर होती है? अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर होती है। एल्युमिनियम हुआ, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लेटराइट मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोहे के कण के ऑक्साइड के कारण ही ये लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन किया जा सकता। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कहाँ पर? आप यहाँ देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिलता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीकी के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इस प्रकार की मिट्टी जो होती है लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस सहित बलुहा मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मृदा में शस्त्रों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। किसका? मरुस्थलीय मृदा का। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इस वनस्पति उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो मरुस्थलीय मृदा है इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं जो ये होती हैं। इस प्रकार की मृदा जो है लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुहा मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इस मृदा में शस्त्रों का विकास काफ़ी तेजी या काफ़ी कम पाया जाता है और इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाया जाता है।
और इस वनस्पति में अर्थात मरुस्थलीय वनस्पति में मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरक खनिजों का जो है ये अभाव होता है, अर्थात इसमें नहीं पाया जाता। सिंचाई की व्यवस्था का कपास, चावल, गेहूं भी उत्पादन किया जा सकता है। पर्वतीय मृदा अर्थात मिट्टी के छठवें प्रकार जो लास्ट प्रकार है, इस प्रकार की जो मृदाएं हैं ये पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां पर पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल विविधता वाली होती हैं। अर्थात जो पर्वतीय मृदा होती है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ये पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है वहीं पर पर्वतीय मृदा पाया जाता है। यह मृदा जटिल विविधता वाली होती है। ये नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा या ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली परिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, वानस्पतिक और जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमांशित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपर्दन हो जाता है और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ मृदा में यह मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल, आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी मृदा के विवरण को मानचित्र संख्या में भी देखा जा सकता है। भूमि उपयोग का बदलता रूप आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। पर्वतीय और वन जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पे पर्वतीय और वनों का विस्तार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, इसका विस्तार देखने को मिलता है। स्थल और काली मृदा, लेटराइट और शुष्क मृदाएं, ये 6 प्रकार की मृदा है जो भारत में पाया जाता है। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भूमि का उपयोग या भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये निम्न वर्ग में रखे जाते हैं, जैसे कि वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। अस्थायी चारागाह एवं गोचर की भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो। वर्तमान परती भूमि या वर्तमान परती के अतिरिक्त वो परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती न हुई हो। शुद्ध बोई गई भूमि, यह जो हैं यह है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप है। इसके बाद हम भूमि में भारत में भू उपयोग का स्वरूप। तो भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। तो भारत में जो भूमि उपयोग का स्वरूप जो होता है ये 2 प्रमुख निर्धारित करते हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं। तो भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, औद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक कारक के अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा? तो भौतिक कारक के अंतर्गत बात अगर हम करें तो यहाँ पर शामिल किया जाएगा जैसे कि भू आकृति व वहाँ की जलवायु। अगर भौतिक कारक के अंतर्गत है तो भू आकृति, जलवायु और मृदा को सम्मिलित करेंगे। वही मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि शामिल किया गया है।
भारत की भौगोलिक क्षेत्र जो हैं ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत के भूमि उपयोग को देखा जा सकता है। भारत के भूमि उपयोग को चित्र में देखा जा सकता है। इस चित्र में 1960-61 एवं 2002-03 की भूमि उपयोग दिखाया गया है। तो इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे समझ पाते। 1960-61 एवं 2002-03 का भूमि उपयोग दिखाया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। भारत जो है ये पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% भूमि ही कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में अगर देखा जाए, शुद्ध बोए गए विस्तार में भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 10% से भी कम क्षेत्र में खेती की जाती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया है। तो राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया? ये 1952 में। पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी हैं। बंजर भूमि, गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए, तो 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए एक नीति बनाई गई, राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया था। अगर देखा जाए 54% भूमि ही कृषि योग्य है वर्तमान में, लेकिन इसके अंतर्गत जैसे कि पंजाब हुआ और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती किया जाता है, वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 10% से भी कम क्षेत्र में खेती की जाती है। पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान, भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। भू क्षरण और भू संरक्षण। मृदा को अपने स्थान से मिट्टी को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। तो भू क्षरण क्या है? मिट्टी का अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या स्थानांतरण हो जाना, ये भू क्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहरों के द्वारा
एक प्रकार की मृदा चोरी है, अर्थात इन सब के द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ले जाती हैं और हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के कारण प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्थगित होती है। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांस्तरिक संगठन का लोप हो जाता है। अनावृष्टि से जो है ये मृदा की नमी एवं सांस्तरिक संगठन का लोप हो जाता और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर के प्रकृति के अपरदनकारी दूतों के द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर के अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार से लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ और ये निम्नलिखित हो गए। इस निम्नलिखित भूभाग का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत है। शेष क्षेत्र या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में हैं या मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया जो है ये भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अक्सर पूछा जा सकता है कि भूमि निम्नीकरण में किस किस के योगदान होते हैं या हैं। तो उनमें से योगदान जैसे भूमिचरण में अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग और वनों का उन्मूलन जो है ये मानवीय अनुक्रिया के द्वारा भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अत्यधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से जलाक्रांता मतलब कि अति सिंचन से जलाक्रांतता अर्थात वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण पैदा हो जाते हैं। मतलब जब हम अत्यधिक खेतों की सिंचाई करते हैं तो पानी की कमी हो जाने के कारण जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, जिससे कि मृदा जो होती है मिट्टियाँ उसमें लवण और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी हैं। मतलब कि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। खनिज जो हैं खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट, मृदा बर्तन और मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और यह जल के अवशोषण की क्षमता को कुप्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। यह अकाट्य सत्य है कि मानव 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि के द्वारा होती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी में भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, उससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है।
इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती, किंतु सृष्टि को अछूत रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीकों के हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में हास्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी बताया गया कि 95% भूमि से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि के द्वारा होता है। और यह जो है ये जीवन की उत्पत्ति विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा से ही सुलभ होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती के लिए पुनर्पर्याप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपना करके मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित हैं। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ, अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एंडीन नाम का एक रसायन मेढक की प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायन की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का प्रयोग या उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इन्हें पत्तियों से पर्याप्त ह्यूमस जो है मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपयुक्त प्रक्रम या उपक्रम के द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। तो मृदा संरक्षण का एक मेन उपाय हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हमें मृदा के संरक्षण को रोकने के लिए हमें उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अति पशु चारण, गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई या वनोन्मूलन। तो अति पशु चारण। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? और मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है? तो राजस्थान में देखने को मिलता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो वो एंड्रीन जो है ये मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 का उत्तर देना है कि क्वेश्चन जो 2 है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक्स रहेगा जल संसाधन के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, बार बार वीडियो का रिवीजन, हस्तलिखित नोट्स का रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।